नमस्कार, बैजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 सितंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAER के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से गठित भारत के सबसे पुराने आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान संस्थानों में से एक है। तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAER का। NCAER का स्थापना 1956 में हुआ था और यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्वतंत्र गैर लाभकारी आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यह स्वतंत्र और गैर लाभकारी आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से गठित किया गया था, जो कि गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, NCAER के तहत स्थापित राष्ट्रीय डेटा नवाचार केंद्र यानी कि NDIC वैश्विक आर्थिक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि NCAER ने अपने संघ भागीदारों जैसे मैरीलैंड विश्वविद्यालय और मिशिगन विश्वविद्यालय के साथ हाल ही में एक नया राष्ट्रीय डेटा नवाचार केंद्र स्थापित किया है, जिसे हम NDIC के नाम से जानते हैं। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य डेटा संग्रह में प्रयोगों के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करना है, यानी कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों को संग्रह किया जाएगा, उसको स्टडी किया जाएगा और इसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को भी जोड़ा गया है। यानी कि एक तरीके से यह एक ऐसे केंद्र के रूप में काम करता है जहां पर हमारी अर्थव्यवस्था जुड़े हुए आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि यह वैश्विक आर्थिक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था जुड़े आंकड़ों को स्टडी करता है। यानी कि यहाँ पर दोनों के दोनों कथन गलत हैं और इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। NCAER को लेकर के एक न्यूज द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है NCAER हेड प्रेडिक्ट्स 10% ग्रोथ। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेट ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, नेट ग्रिड को वर्ष 2008 के मुंबई हमलों के बाद एक विचार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। नेट ग्रिड से जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। जब आप इस न्यूज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी ये बात बताया गया है कि इसको लेकर के चर्चा मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था 2008 में, उसके बाद ही शुरू हुआ था और उसी समय भारत की एजेंसियों के द्वारा इस तरह के एक इंटेलिजेंस ग्रिड को लेकर के चर्चा शुरू किया गया। और उसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, प्रारंभ में राज्य एजेंसियों की नेट ग्रिड तक सीधी पहुंच नहीं होगी। इस न्यूज में यह भी बताया गया है कि बहुत जल्द ही नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड का उद्घाटन किया जाएगा। और यहाँ पर पहले चरण की योजना का भी जिक्र किया गया है, जिसके अनुसार पहले चरण में 10 एजेंसियों को और 21 सेवा प्रदाताओं को नेट ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जबकि बाद के चरण में 950 से ज्यादा संगठनों को इसमें जोड़ा जाएगा। और शुरुआत में देश की प्रमुख संघीय एजेंसियों को ही नेट ग्रिड डेटाबेस तक पहुंचने के लिए अधिकृत किया गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि राज्य एजेंसियों को नेट ग्रिड तक सीधी पहुंच नहीं होगी। और न्यूज में भी यही आया है कि शुरुआत में जो केंद्रीय एजेंसियां होंगी वही अभी नेट ग्रिड में जो डेटाबेस है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही हैं। तो इससे जुड़े न्यूज को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं।
यहाँ पर पहला कथन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना आपातकाल के दौरान एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। अगर हम राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, केंद्र सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव केवल महिलाएं होनी चाहिए। अगर हम राष्ट्रीय महिला आयोग के संरचना की बात करें तो यहाँ पर एक अध्यक्ष होता है जिसे कि केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा इस आयोग में 5 सदस्यों को नामित किया जाता है और ये सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही अनुभव रखते हैं। जैसे इनमें जो सदस्य होंगे उन्हें कानून का जानकार होना चाहिए, उन्हें प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण का अनुभव होना चाहिए और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन 5 सदस्यों में से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करना चाहिए। उसी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा इस आयोग में एक सदस्य सचिव को भी नामित किया जाता है और उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे सदस्य महिलाएं होंगी। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी गलत हो जाता है और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, NCW स्लैम्स पुलिस ओवर मुंबई रैप। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत लागू की जाएंगी। और यहाँ पर आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में। अगर हम इस योजना की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित स्कीम को कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसमें मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए उद्योग, कृषि प्रसंस्करण, क्लस्टर अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लीकेजों का सृजन, खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और मानव संसाधन एवं संस्थान। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं उन सभी को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत लागू करने का चर्चा किया गया है। और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारे के सारे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे, लागू किए जाएंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के PIB में आया है जिसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, कुछ प्रजातियों के कीड़ों और घुनों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नीम के तेल का उपयोग कीड़ों और घुनों के प्रसार को नियंत्रित करने में किया जाता है, यानी कि यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, नीम के बीज का उपयोग जैव ईंधन और अस्पताल में डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नीम का जो बीज है उसका उपयोग जैव ईंधन में और अस्पताल में उपयोग होने वाले डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है, यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में भी होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि नीम का तेल औषधि बनाने में भी किया जाता है, यानी कि इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं सारागढ़ी के लड़ाई के बारे में। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सीरीज में आया है, जहां पर इस लड़ाई को लेकर के चर्चा किया गया है। आप सभी जानते होंगे कि 12 सितंबर को सारागढ़ी के युद्ध का 124वां वर्षगांठ मनाया गया। सारागढ़ी की लड़ाई दुनिया के सैन्य इतिहास में सबसे बेहतरीन लड़ाइयों में से एक है, जिसका अध्ययन दुनिया के आर्मी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ 21 सैनिकों के द्वारा
8,000 से ज्यादा अफरीदी और उरकजई आदिवासियों के खिलाफ एक युद्ध लड़ा गया था और यहाँ पर संख्या कम होने के बावजूद इन सैनिकों ने इन सभी को 7 घंटे तक किले पर कब्जा करने से रोक करके रखा था। इस लड़ाई के बारे में जानकारी देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री और सैन्य इतिहासकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है द 36 सिख इन द तिरह कैंपेन 1897-98 सारागढ़ी एंड द डिफेंस ऑफ द सामना फोर्ट। और इस किताब में उन्होंने लिखा है कि ये सभी सैनिक जानते थे कि यह उनकी आखिरी लड़ाई है, लेकिन फिर भी पीछे हटने के बजाय उन्होंने अपने किले को बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ी जिसको कि पूरी दुनिया में अभी तक याद किया जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि सारागढ़ी 2 किलो यानी कि फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच में एक संचार टावर था और अभी जो सारागढ़ी है वह पाकिस्तान में है। यह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का हिस्सा है और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इन दोनों किलों को महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया और इन्हीं 2 किलों के बीच में सारागढ़ी एक संचार टावर के रूप में काम करता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है ये, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं, आप लोग इसको जरूर रिवाइज कर लेंगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।